नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टडिंग द टॉपिक लेट्स हैव अ क्विक ग्लेंस व्हाट वी विल कवर इन द टुडेज लेक्चर। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो हम जानेंगे, ठीक है। आज हम सिर्फ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कवर करेंगे अंडर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एजम्पशंस, तो बिफोर लेइंग आउट द फ्रेमवर्क मैथमेटिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल फ्यू एजम्पशंस वर मेड बाय मैक्सवेल, सो व्हाट वर दे, उनको हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं कवर करूंगा। हम पूरा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो हम इसमें देयर आर टू कांस्टेंट्स ए एंड बीटा, समवन आल्सो टेक्स ए एंड बी, तो वो क्या होते हैं उनको हम निकालेंगे, ठीक है। और फिर हम फाइनल जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा हम उसको कवर करेंगे और उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या है वो देखेंगे। देन वी विल हैव प्रोबेबिलिटी एंड देन नंबर डेंसिटी। सो दिस इज व्हाट वी विल कवर टुडे। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को कवर करने की। अब देखो, इंट्रोडक्शन के यदि मैं बात करूँ तो हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का? डिस्ट्रीब्यूशन मोलिकुलर स्पीड्स का। समझ में आया? मोलिकुलर वेलोसिटी या मोलिकुलर स्पीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एट टेम्परेचर टी। समझ में आई बात? तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट डिस्क्राइब्स स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन? स्पीड या वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट अ टेम्परेचर टी एट थर्मल इक्विलिब्रियम वी कैन से। तो जो फंडामेंटल क्वेश्चन जो है ना, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आंसर करता है, वो ये कि एट अ गिवन टेम्परेचर हाउ मेनी मोलिक्यूल्स हैव स्पीड्स विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। अब मैं जैसे कहने लगूँ, सपोज एट अ टेम्परेचर टी, मेरे पास सपोज कोई आइडियल गैस है, ठीक है। समझ में आई बात? तो मैंने कहा भाई एट अ टेम्परेचर टी वी हैव सपोज एक्स नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। कितने मोलिक्यूल्स हैं? एक्स मोलिक्यूल्स हैं, जिनकी स्पीड जो है सपोज 431 से लेके लेट अस सपोज 470 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड है। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस रेंज में कितने मोलिक्यूल्स हैं? एक्स मोलिक्यूल्स है। वाई मोलिक्यूल सपोज मेरे पास है जिनकी स्पीड सपोज 410 से लेके 430 मीटर पर सेकेंड, है ना। मैं जस्ट एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। सो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड्स अमोंग द मोलिक्यूल्स इज देयर, ठीक है। तो हाउ इट इज देयर, हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। समझ में आए? तो मोलिकुलर स्पीड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है अमोंग आइडियल गैस पार्टिकल्स एट थर्मल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। समझ में आई बात? तो फंडामेंटल क्वेश्चन जो है, जो आंसर करता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आंसर करता है कि किस मतलब एट थर्मल इक्विलिब्रियम या हम कहें एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हाउ मेनी मोलिक्यूल्स हैव स्पीड्स विद इन अ पर्टिकुलर रेंज, और वी कैन से दैट हाउ मोलिकुलर स्पीड्स और वेलोसिटीज ऑफ एन आइडियल गैस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस पे अप्लाई होता है? क्लासिकल पार्टिकल्स या ना नॉन इंटरेक्टिंग, नॉन इंटरेक्टिंग आइडियल गैस के पार्टिकल्स नॉन इंटरेक्टिंग ही तो होते हैं। तो क्लासिकल नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंग्विजिबल, ध्यान रखना, क्या? क्लासिकली नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल्स। और देखो जो क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टिंग्विजिबल होते हैं, डिस्टिंग कर सकते हैं। एट क्वांटम लेवल वी कैन नॉट एट क्वांटम लेवल ये एप्लीकेबल भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स बिकम्स इनडिस्टिंग्विजिबल, ठीक है। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन गैस की मैं बात करूँ वहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे क्या अप्लाई होता है? फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। समझ में आए भाई? फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है, वो हम बाद में जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना, वेयर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड। अब देखो, इस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन किसके टर्म्स में देख रहे हैं? वेलोसिटी, या मैं बात करूँ स्पीड में देख रहे हैं, किस तरीके से स्पीड या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है अमोंग द पार्टिकल्स। हम इसको ना मोमेंटम की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? और एनर्जी की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। हाउ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पार्टिकल्स, हाउ मोमेंटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पार्टिकल्स। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ स्पीड पर फोकस करेंगे। ये चीज़ें हम सब क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कवर की जाएंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, तो टू क्लोजली रिलेटेड फॉर्म्स होते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की। एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या देता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है डेटा मोलिक्यूल हैज अ वेलोसिटी वेक्टर, कि भाई एक मोलिक्यूल है एंड इट हैज़ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही देता है। वो कैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है वो हम सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह का कुछ नहीं, सिर्फ हमें सिर्फ पार्टिकल की स्पीड से मतलब होता है। समझ में आई बात? और सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन फॉर्म यही होती है, इसी से हम बहुत कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम प्लॉट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या निकाल सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, मीन स्पीड क्या है, या रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है पार्टिकल्स की।
समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वे है, लेकिन दोनों को कवर किया जाएगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था इसके बारे में। तो जो पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो मैक्सवेल ने डेवलप किया था, लेकिन जिसको मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वो सारा किसने दिया था? बोल्ट्जमैन ने। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको ना काफ़ी बार आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। दोनों का नाम भी लेके बोलते हैं या एक का नाम भी लेके बोलते हैं। समझ में आई बात, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब देखो, तो बिफोर लेइंग आउट द मैथमेटिक्स, तो वी शुड लर्न सम एजम्पशंस विच वर गिवन बाय मैक्सवेल। तो उन्होंने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मैंने जैसे बताया, इसका पूरा किया था। तो उन्होंने कहा जो गैस मॉलिक्यूल्स है कैन पोजेस ऑल पॉसिबल वेलोसिटी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में वो सारी वेलोसिटी ले सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब देखो, लेकिन ध्यान से समझना, ऑल्दो नो मॉलिक्यूल्स एक्चुअली हैज 0 और इनफाइनाइट वेलोसिटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। लेकिन हम ये बात भी जानते हैं। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? उनकी एजम्पशन क्या थी कि भाई जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वेलोसिटी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में यदि हम बात करें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर तो कुछ ना कुछ तो गैस की वेलोसिटी होती है, उसमें मूवमेंट जरूर होगा। इट हैज सम वेलोसिटी, समझ में, ठीक है। और इनफाइनाइट वेलोसिटी भी उसकी नहीं होती है, ठीक है। तो 0 भी नहीं होती है, इनफाइनाइट भी नहीं होती है, ठीक है। तो लेकिन ये एजम्पशन सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने लिया ताकि हमारा जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा आसान हो जाए और फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी आसान हो जाए, ठीक है। तो व्हेन वी से दैट वेलोसिटी इज 0 टू इन्फिनिटी, वी एक्चुअली इज सेइंग दैट ऑल द पॉसिबल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, इज पॉसिबल। हमने सारा कंसीडर्ड कर लिया, बेशक वो चीज़ हो ना, ठीक है ना। 0 वेलोसिटी एंड इनफाइनाइट वेलोसिटी इजंट पॉसिबल फॉर देयर पार्टिकल्स, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एंड वी एक्चुअली नो दैट, ठीक है ना। ऑल्दो वी हैव कंसीडर्ड इट। दूसरा एजम्पशन क्या था उनका? नो मास कन्वेक्शन और मास मोशन और कन्वेक्शन करंट इन द गैस। कोई भी मास का मोशन नहीं होगा या कन्वेक्शन करंट नहीं होगा। एक्चुअली आइसोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, वो पूरी तरीके से आइसोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए यहाँ पर मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर कम है, या यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है ना, और यहाँ प्रेशर क्या है सपोज कम, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैस क्या करने लगेगी? मूव करने लगेगी। उसने कहा ऐसा नहीं होगा। समझ में आई बात। तो मास मोशन नहीं होगा, ठीक है, कन्वेक्शन करंट भी नहीं। मतलब वही बात है, मास मोशन और कन्वेक्शन करंट की बात हो गई, ठीक है। कि भाई कहीं गैप पे गैस है, उसमें हाई प्रेशर बना हुआ है, कहीं पे लो प्रेशर बना हुआ है, तो हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ चली गई, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आइसोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इज देयर, नो मास मूवमेंट और नो कन्वेक्शन करंट इज देयर, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये कंडीशन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कुछ ना कुछ मास मोशन कन्वेक्शन करंट जनरली रहता ही है। तो दीज असम्पशंस वर मेड यूजुअली टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिक्स एंड नथिंग एल्स, ठीक है। सो दिस कंडीशन होल्ड्स एज नो एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट एक्ट्स ऑन द सिस्टम। ये बाहर से कोई प्रेशर ना लग रहा हो या बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो तभी तो मोशन नहीं होगा ना पार्टिकल्स का, ठीक है। तो इसीलिए एजम्पशन मानी गई थी, ठीक है। तो टोटली आइसोलेटेड गैस लिया गया। थर्ड एजम्पशन क्या था? The probability that a molecule has a particular x component is independent of its yz component। अब पार्टिकल जब रैंडमली मूव कर रहा है इधर उधर इधर उधर, समझ में आई बात, ठीक है। तो जो उसका x कंपोनेंट वेलोसिटी होगी ना, वो y कंपोनेंट और z कंपोनेंट पर निर्भर नहीं करेगी, तो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होगा। तो रैंडम मोशन होगा, इधर उधर जाएंगे पार्टिकल्स, एक कंपोनेंट की वेलोसिटी दूसरे कंपोनेंट पर निर्भर नहीं करेगी, आइसोट्रोपिक मोशन होगा बिल्कुल, ठीक, समझ में आई बात। Probability that a molecule has a velocity component within a given range depends only on the magnitude of that component and the width of the interval, ठीक है। अब मान लो मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर वेलोसिटी भाई ये होगी या नहीं होगी, है ना, ठीक है ना। तो वे किस पर डिपेंड करेगा? दैट अ मॉलिक्यूल हैज अ वेलोसिटी कंपोनेंट विद इन अ गिवन रेंज। अब मान लो ये भाई हमने कहा कि भाई डीवी रेंज में ये वेलोसिटी है, डीवी रेंज में होने की क्या संभावना है? तो किस पर डिपेंड करेगा? उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा और उस रेंज पर डिपेंड करेगा। समझ में आया, ठीक है। वो हमने रेंज कितनी ली है, ठीक है। लास्ट एजम्पशन क्या था? कोई जो गैस मॉलिक्यूल्स होगा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास, रोटेशनल मोशन नहीं होगा और वाइब्रेशनल मोशन भी नहीं होगा। लेकिन रियलिटी में रोटेशन और वाइब्रेशनल मोशन जनरली होता है। तो रोटेशन मोशन तो रूम टेम्परेचर पर भी होता है, वाइब्रेशन मोशन हाई टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर तीनों मोशन होते हैं। लेकिन उसने कहा, मैक्सवेल ने क्या एजम्पशन लिया कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ वही गैस के पास होती है, ठीक है। इट इज ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो दीज वर द फ्यू एजम्पशंस दैट वर मेड बाय देम। समझ में आई चीज़ें। और जैसे मैंने बताया सब मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए की गई थी, और फिर बाद में टाइम टू टाइम हम उसमें चेंजेस करते रहते हैं फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम बात करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है तो ध्यान से समझना है चीज़ों को। देखो, कंसीडर है गैस कौन सा? आइडियल गैस करेंगे। कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी वेसल में आप देख सकते हो हमारे पास, तो ये देखो, ये मेरे पास क्या है, रैंडम मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, कोई इधर जा रहा है, 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 ठीक है। समझ में? हमें क्या एनालाइज करना है? वेलोसिटी एनालाइज करना है। तो देखो, हमारे लिए सबसे आसान क्या होता है, यदि आपने पढ़ा हो फिजिक्स में
11th क्लास में मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, तो हम उसके पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएट करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर। सपोज मेरे पास एक वेलोसिटी वेक्टर ए है ना, एक मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर बी, ठीक है, और एक वेलोसिटी मेरे पास वेक्टर है ए सी। अब मान लो 3 पार्टिकल हो गए ए बी सी। मैं क्या कर सकता हूँ ना, अपनी सिंप्लीफिकेशन को लेना इनको ना किसी एक पॉइंट पर ना शिफ्ट कर सकता हूँ। बस शर्त क्या होनी चाहिए, इनकी डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए और इनका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम देखो, मैं इसको पूरे को शिफ्ट करूँगा, मैं इसको उठा के देखो यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब मैंने जो एरो की लेंथ है ये भी मेंटेन रखी और डायरेक्शन भी मेंटेन रखी। ये बी है, मैं इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, समझ में आई बात ये। और ये है सी, और मैंने देखो यहाँ पर इसको उठा के शिफ्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन शिफ्ट द वेक्टर्स विदाउट डिस्टर्बिंग देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ऐसा हम कर सकते हैं, समझ में आई बात। वही हमें यहाँ करना है कि हम एज्यूम करेंगे पार्टिकल्स हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, है ना, मूविंग रेंडमली, यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम ए। तो हमें वेलोसिटी को एनालाइज करना है, तो वी अटैच वेलोसिटी वेक्टर टू ईच मॉलिक्यूल, प्रत्येक मॉलिक्यूल के साथ एक वेलोसिटी वेक्टर अटैच करेंगे और सारे वेक्टर्स को कॉमन ओरिजिन पर ट्रांसपोर्ट कर दो। तो आप यहाँ पे देखो बी वाले पोर्शन में हमने क्या क्या है कि सभी को ना एक ही पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया। यदि आप देखो ये वाला वेक्टर है, एक पार्टिकल होगा, इसकी वेलोसिटी v1 होगी, इसकी वेलोसिटी v2 होगी, इसकी वेलोसिटी v3 होगी, है ना। अब मैं तीनों में पूछूँ तो v1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, v2 की कम है, v3 की उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, समझ में आया, ठीक है। तो एक वेलोसिटी डायग्राम ही तो बन गया एक तरीके से, विद ईच मॉलिक्यूल, है ना, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट इन अ वेलोसिटी स्पेस, ठीक है। अब देखो, मान लो कोई भी वेलोसिटी अब हम ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आइए। तो हम कंसिडर करते हैं लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल, और एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया, जेड कंपोनेंट होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, v², ठीक है, समझ में आई बात, कोई डाउट है। ये मैग्नीट्यूड हो गया, है ना, अंडर रूट निकाल सकता हूँ मैं इसका। अब देखो अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, अब ध्यान से समझना गौर से। अब हमने क्या कंसिडर किया, देखो अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। अब वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूल्स हुज वेलोसिटीज लाइज बिटवीन v एंड dv। समझ में आया आपको, नहीं है। देखो अब माल में हमने क्या किया, देखो ये हमारे पास बहुत सारी इसमें वेलोसिटी है, v1 v2 v3 v4, समझ में आया। अब मान लो मैं इसको ना हमने क्या किया कि एक वेलोसिटी वेक्टर एज्यूम कर लिया कि भाई एक वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास क्या, v, ठीक है। और उस वेलोसिटी वेक्टर जो है, ठीक है, कि जो वेलोसिटी है कितनी रेंज में हमने मान ली, dv, समझ में आई बात। तो dv रेंज हमारे पास होगी, ठीक है। अब हमने क्या, देखो हमने इसको पूरे को, अब मैं इसको यदि ओरिजिन पे शिफ्ट करूँ तो ये हो गया मेरे पास एक वेलोसिटी v, ठीक है। अब इस बॉक्स में ना, इस बॉक्स में आप एज्यूम कर सकते हो बहुत सारे वेलोसिटी वेक्टर आएंगे, v1, है ना, v2 v3, जिनकी अलग अलग क्या होगी, वेलोसिटी होगी, समझ में आई बात। और वो वेलोसिटी dv रेंज में लाई कर रही है, ठीक है, कोई डाउट है। और v मेरे पास उन सभी का क्या होगा, रिजल्टेंट हो गया। तो मैंने इसको क्या मान लिया कि एक मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये मेरे पास क्या होगा, डी हमने क्या किया है वेलोसिटी स्पेस में, ठीक है ना, ये क्या वेलोसिटी स्पेस है। ये मैं vx ले लेता हूँ, ये vy ले लेता हूँ, ये vz। तो वेलोसिटी स्पेस में हमने इसी में ना, जैसे यहाँ पर ये था, हमने यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये वॉल्यूम कंसीडर कर लिया आपने, ठीक है। इस वॉल्यूम में सपोज dv रेंज की वेलोसिटीज़ है ना, dv रेंज आप कह सकते हो कि सपोज 530 से लेके 540 तक इसमें वेलोसिटीज लाई कर रही है ना। एक वॉल्यूम एलिमेंट मैंने ले लिया, वही वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पर शो करने की कोशिश किया। तो 3D में था तो इसको इसलिए 3dv लिखा हुआ है ना। अब जैसे हम लिखते हैं वॉल्यूम को, क्या लिखते हैं, v फॉर वॉल्यूम को dx dy dz, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, ऐसे तो करते हैं। तो वेलोसिटी स्पेस में क्या करूँगा, dvx इंटू में dy और इंटू में dz। तो ये वॉल्यूम किस में होगी, मेरे पास वेलोसिटी स्पेस में होगी, ठीक है, समझ में आई बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉर्ट आउट करने की। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो नंबर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स एंडिंग इन दिस एलिमेंट। अब इस एलिमेंट में ना बहुत सारे वेलोसिटी वेक्टर्स लाई करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको समझाया है कि जैसे ये मेरे पास हमने बहुत सारे वेलोसिटी वेक्टर्स हो गए, ठीक है ना, और ये वॉल्यूम एलिमेंट हमने लिया, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर 5 वेलोसिटी वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो 5 वेलोसिटी वेक्टर्स क्या देंगे, एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो बताएंगे मेरे को, समझ में। तो नंबर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स, तो इसमें ना बहुत सारे वेलोसिटी वेक्टर्स लाई करेंगे, ठीक है, उनका रिजल्टेंट मैंने भी ले लिया। अब मेरे पास 6 वेलोसिटी वेक्टर्स आर देयर, तो ईच वेलोसिटी वेक्टर इज एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स क्या देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देंगे विद वेलोसिटी इन दैट रेंज, ठीक है, समझ में आई बात, ये है। अब देखो अजम्पशन 4 हमारे पास क्या था, जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, ठीक है ना, एक तरीके से पूरा आइसोट्रोपिक मोशन है, ठीक है ना। अब मैं आपको अजम्पशन हमारी 4th अजम्पशन दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल हैज अ वेलोसिटी कंपोनेंट within a given range depends on its magnitude
एंड विड्थ, समझ में आए बात। तो विड्थ जो कंपोनेंट जो है भाई वी एक्स जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, ठीक है ना, उसका किस पर डिपेंड करेगा वेलोसिटी कंपोनेंट विद इन अ गिवन रेंज, ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कंपोनेंट एंड द विड्थ ऑफ द इंटरवल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूँ विद एक्स वेलोसिटी, ठीक है ना भाई। यहाँ पे मैं भाई इसमें मैंने क्या कि भाई वी एक्स कंपोनेंट जो है, ठीक है, वो कि वी एक्स प्लस के डी वी एक्स रेंज में लाई करता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। जो एक पार्टिकल है, ठीक है, उसकी जो टोटल वेलोसिटी क्या होगी वी, है ना। अब उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो वी एक्स और वी एक्स प्लस डी वी एक्स रेंज में लाई करता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में पूछ रहा हूँ, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा। सपोज ऐसे डी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और नीचे क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आया मैंने क्या लिखा। तो डी एन तो कितना का टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी वी एक्स, एंड नीचे क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो इस फ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, यही फ्रैक्शन मेरे पास क्या है, इट बिकम्स अ फंक्शन। तो ये मेरे पास है एफ वी एक्स डी वी एक्स, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हैविंग वेलोसिटी बिटवीन वी एक्स एंड वी एक्स प्लस डी वी एक्स कैन बी रिटन एज। अब मैं इनको उधर ले जाऊंगा तो मैं निकाल सकता हूँ कितने कंपोनेंट हैं। तो डी एन क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, जिसके वी एक्स वेलोसिटी है, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और एफ एक्स है अननोन फंक्शन जो हमें डिटरमाइन करना है। लेकिन अब ध्यान से समझना मेरी बात यहाँ पे, नहीं तो आगे बहुत कन्फ्यूजन होगा। देखो यदि मैं प्रोबेबिलिटी बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब नीचे क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और अपॉन में स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी एक्स, या मैं एक्स लिख सकता हूँ वी एक्स लिख सकता हूँ। तो यही तो मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगी। समझ में आया बात। तो देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नीचे आ गया और नंबर नीचे ऊपर क्या आ गया, स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग डी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी एक्स, ठीक है। तो ये मेरे को पास रेशियो क्या देगा, ये जो रेशियो है डी एन वी एक्स क्या देगा, रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी। क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल्स एक्स वेलोसिटी लाइज बिटवीन वी एक्स एंड वी एक्स प्लस डी वी एक्स। तो ये क्या दे रहा है मुझे, प्रोबेबिलिटी दे रहा है। और ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, इक्वल इसके, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी जो है वो मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ एफ वी एक्स डी वी एक्स, ठीक है। और वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा तो जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि मैं मिनिमम वेलोसिटी जीरो मान रहा हूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी इन्फिनिटी मान रहा हूँ, यदि आपको फर्स्ट एजम्पशन याद हो। और ये टोटल कितना आना चाहिए, 1। टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 आती है। समझ में आई बात। तो ये पूरा क्या दे रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी दे रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। ये है। तो यदि आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो, यदि आप पहले पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा, ठीक है। अब ये मेरे को कंपोनेंट, मैंने तो ये एफ वी एक्स डी वी एक्स लिखा है ना, एक ही डायरेक्शन में है। समझ में आई बात, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो यदि आपको ध्यान हो, यदि मैं सिंपली एफ एक्स की बात करूँ, इसकी बात करूँ, तो ये मेरे लिए पास क्या हो जाए, इसको मैं सिर्फ इस पूरे को प्रोबेबिलिटी कहूँगा और इसको क्या कहूँगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। समझ में आया बात। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जो 3 कंपोनेंट परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, इंडिपेंडेंट है, मैंने जैसे एजम्पशन में भी बताया था, एक कंपोनेंट दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो हम जानते हैं यदि 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी हो तो P1 मल्टीप्लाई बाय P2 मल्टीप्लाई बाय P3। 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी आपस में टोटल निकालनी हो तो सभी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे। तो तीनों इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये तो हमने यहाँ पर जो क्या है, ये तो एक डायरेक्शन की बात करो, तो मैं 3D में ऐसे लिखूंगा इसको। समझ में आई बात। और नीचे क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, ठीक है। और ये सारा मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी। समझ में आया, क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो देखो एफ एक्स, ठीक है, डी वी एक्स एफ, ये मेरे पास सॉरी एफ वी एक्स, ये एफ वी वाई डी वाई, और ये एफ वी जेड डी वी जेड, ठीक है। समझ में आए बात। तो देखो इसको ना हमने डी क्यूब एन सिंपली लिख लो, या वी एक्स वी वाई वी जेड भी लिख लो, है ना, वो अंडरस्टूड है। तो देखो तीनों की मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है। समझ में आया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं हमें, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली हैज वेलोसिटी हैविंग वेलोसिटी इन द रेंज, दिस वन कैन बी कैलकुलेटर, ये एन इधर चला जाएगा, ठीक है। और मैं इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूँ। अब देखो, तो जो ऑल दीज मॉलिक्यूल्स कोरस्पॉन्ड टू वेलोसिटी पॉइंट्स विद इन अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। समझ में आया। तो ये हमने जो निकाला था ना, यदि आपको ध्यान हो, हमने इनके बॉक्स बनाया था, ठीक है। समझ में आया। तो ऑल दी ये सारा इसी का जो पूरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितने हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 3 डायमेंशन में, ठीक है ना। समझ में आई बात। 1 डायमेंशन में तो मैं ऐसे लिखता और 2 डायमेंशन में मैं ऐसे लिखता, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी पॉइंट्स, तो डेंसिटी क्या होगी यहाँ पर, नंबर डेंसिटी की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ डेंसिटी वेलोसिटी पॉइंट्स कहने का मतलब है जो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लाई कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हमने कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई कर रहे हैं,
स्मॉल वॉल्यूम में डी क्यूब एन, समझ में आया, और अपॉन में वॉल्यूम, ये मेरे पास वेलोसिटी स्पेस में क्या आ गई, वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे ही तो होता है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को मैं रो से लिखता हूँ। नंबर डेंसिटी की क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में वॉल्यूम, ऐसे ही तो लिखते हैं जनरली। लेकिन मैं इस स्पेस की नंबर डेंसिटी निकालूंगा तो इसमें कितने पार्टिकल्स है, डी क्यूब एन पार्टिकल्स है, और अपॉन में इसकी क्या आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। देखो वही चीज़ लिखी हुई है यदि आप गौर से देखो तो। ठीक है, समझ में आई बात, ये यही है, डी क्यूब एन अपॉन में डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। देखो हम वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए देखो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट हमने तीनों लिया है, समझ में आया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कंबाइनिंग दीज एक्सप्रेशन गिव्स, अब देखो चाहो तो आप, हमने हमारे पास जो ये डी एन क्यूब है ना, आप इसको यहाँ पे रख दोगे तो हमें अपना क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। या आप इस चीज़ को ऐसे भी यहाँ से समझ सकते थे। ठीक है, तो आसानी होगा कि इसको मैं उठा के सिंपली इसके डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, है ना, समझ में आई बात। और ये मेरे पास यही तो बचेगा, तो ये भी तो क्या होगा, डी एन क्यूब अपॉन में, ये मेरे पास डेंसिटी, नंबर डेंसिटी है, ये भी नंबर डेंसिटी की तो इक्वल होगा, तो ये क्या है, नंबर डेंसिटी की है मेरे पास। ठीक है, इसी से निकल गया मेरे पास, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये नंबर डेंसिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, तो वेलोसिटी स्पेस क्या, आइसोट्रोपिक है मेरे पास, तो डेंसिटी मस्ट बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीड। आप कहोगे कैसे कांस्टेंट होगी, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, और ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो है, समझ में आया, क्या है ये, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यदि मैं इसकी बात करूँ, ये तो एक डायरेक्शन की हो गई, तीनों का प्रोडक्ट हो गया, ये पूरा तो क्या है, नंबर डेंसिटी है, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ठीक है, तो एन तो कांस्टेंट है, समझ में, प्रोबेबिलिटी भी कांस्टेंट होती है, आपको प्रोबेबिलिटी चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में बात, तो ये पूरी टर्म क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, कोई डाउट है। अब देखो ये टर्म मेरे पास क्या हो गई, कांस्टेंट होगी, तो एन तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, ये जो मेरे पास टर्म है ना ये। अब इसको देखो हमने क्या लिखा हुआ है, इसको यदि आप गौर से देखो, मैंने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एफ वी स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली ए एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड, तो इसको हमने सिंपली ये ऐसे लिख दिया हुआ है ये। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, अब गौर से आप इस चीज़ को ध्यान से समझना। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, यहाँ पे मैंने मान लो कोई फंक्शन ले लिया और वो मेरे पास ये आ गया, क्यों, देखो ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म में ही है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है, वेलोसिटी के कंपोनेंट है, तो ये मेरे पास एन तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, ये पूरा क्या कांस्टेंट है मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। लेकिन मुझे लिखना कैसे चाहिए, है ना, मान लो मैं कोई फंक्शन ले लिया एफ, तो मैं यहाँ वी स्क्वायर लिखूंगा। वी क्यों लिखूंगा, वी एक्चुअली इज द मैग्नीट्यूड, समझ में आया, क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, समझ में आई बात, क्या नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, तो ये भी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा जाएगा, इसलिए पे वी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है ना, एफ इज सम अनदर फंक्शन। ठीक है, और दिस होल सब्जेक्ट टू द कंडीशन वी स्क्वायर जो होगी वो कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का। ठीक है, समझ में आई बात। अब नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट एन से एन काट दो, लोग ले लो दोनों साइड, क्या ले लो, लोग। अब जब आप लोग लोगे दोनों साइड, तो देखो लोग ये तीनों प्रोडक्ट में है, तो देखो प्लस हो गए। ठीक है, और सिंपली एफ जो है लोग एफ आ गया, ये वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड। मैं वी स्क्वायर को लिखा है ना, वी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, तो देखो लोग 1/f आ जाएगा। तो जो मान लीजिए मेरे पास ln नेचुरल लोग है ये, अब मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, सपोज fx है, तो मेरे को उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं क्या कैसे 1/, में fx आएगा, फिर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, है ना, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो dx आ जाएगा, ऐसे करते हैं। तो सिंपली देखो इसका डिफ्रेंशिएशन जब करूँगा तो 1/f df अपॉन में dvx, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है। ठीक है, तो देखो इसका जब करूँगा ये तो 0 हो जाएगा, इसका जब करूँगा ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अदर कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ना। ठीक है, अब जब मैं पूरी इसकी बात आई तो देखो इस फंक्शन का करूँगा तो 1/f आ गया। ठीक है, फिर df अपॉन में, समझ में आई बात। ठीक है, और ये मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में मैंने डिफ्रेंशिएशन किया है, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो हमने इसको x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर सब ये मेरे पास vx आएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब देखो, अब मैं अंदर जो फंक्शन बचा है इसका करूँगा तो वी स्क्वायर एक्स का जब करूँगा तो ये 2vx आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, फिर 2vx हो गया, ये चीज़ एज इट इज़ हो गई मेरे पास। ठीक है, यहाँ स्क्वायर हटा लीजिएगा ये, है ना, तो 2vx आगे आ जाएगा, ये dvx हो गया, कोई डाउट है। अब जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन vx वाइल द राइट साइड कंटेन्स द फंक्शन ऑफ वी स्क्वायर। यही तो फंक्शन है ना, यही तो फंक्शन कंसिडर कर रहा है। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करती है, तो एक तो vx पर डिपेंड कर रहा है और इधर ये फंक्शन वी स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, समझ में आया। तो ये कांस्टेंट है पूरा का पूरा, समझ में आया। तो
जो दोनों का मतलब ये टर्म एक अलग हो गई और ये टर्म बिल्कुल एक अलग हो गई, तो दोनों ही कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए, किसी कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल होगी, अन्यथा इक्वल नहीं होगी। तो फॉर दिस इक्वेशन टू होल्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वी एक्स वी वाई जेड बोथ साइड मस्ट बी इक्वल टू अ कांस्टेंट, और इसको हम क्या मान लेते हैं, माइनस के 2 बीटा मानते हैं। ठीक है, अब काफ़ी बुक में इसको माइनस के 2 बी भी लिया गया है बीटा की जगह। अब ये माइनस के 2 बीटा क्यों लिया गया, देखो जब टाइम टू टाइम जब चीज़ें समय से करते 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 जब आते हैं तो पता चलता है कि यदि यहाँ 2 फैक्टर ले लेंगे हम, कांस्टेंट तो आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। अब मैं सिंपली बी ले लेता या ए ले लेता, कुछ भी ले लेता, ऐसा किया गया है, लेकिन -2 भी जब लिया गया तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा और आसान हो गया, और कुछ नहीं है। ठीक है, पहली बार में नहीं पता चला था कि -2 बीटा ही लेना है। ठीक है, इनिशियली जब चीज़ें की गई तो इसको हम कोई भी कांस्टेंट मान के कर लिया, सी ले लिया। जब किया गया तो देखा थोड़ा सा मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो धीरे धीरे पता चला नहीं -2 बीटा लिया जा सकता है। ठीक है, या -2x ले लो, 2c ले लो, 2b ले लो, -2a ले लो, कुछ भी ले लो। तो इसको मैंने सिंपली -2 बीटा वी एक्स के इक्वल लिख लिया। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो ध्यान से, ये देखो ये जो टर्म है ना पूरा का पूरा मेरे पास, ठीक है, ये देखो ये तो वी एक्स जो मेरे पास है यहाँ पे ना, देखो ये जो टर्म है ना, ये तो वी एक्स तो इसी का फॉर्म है ना मेरे पास, ये 2 और ये डी एल एन एफ अपॉन में डी, ये मेरे पास अलग टर्म है। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो इसलिए मैंने माइनस के 2 बीटा और ये वी एक्स मेरे पास है, या वी एक्स को चाहता है डिनोमिनेटर में भी लिख सकते थे, माइनस के 2 बीटा वी एक्स आ गया। सिंपली कुछ नहीं करना, फिर आप इसको उधर लेकर चले गए। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होगा, log x होगा। ठीक है, लोगरिथम नेचुरल log हो गया। सिंपली माइनस के 2 बीटा वी एक्स डी एक्स का वी स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 होगा, 2 से 2 काट देंगे। अब पता चला 2 क्यों लिया। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया, नहीं लेते तो यहाँ पे 2 हमें मानना पड़ता नीचे। ठीक है, इंटीग्रेट किया है और ये ऊपर पावर में चला जाएगा, तो सिंपली मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये देखो इसको ऐसे लिखेंगे, वी एक्स इज इक्वल टू, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी ही चाहिए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ए मान लिया। ठीक है ना, तो सिमिलरली हम y और z कंपोनेंट्स के लिए भी निकाल सकते हैं। तो y कंपोनेंट के लिए ये होगा, z कंपोनेंट के लिए ये हो गया। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फैक्टर बोला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, एक्स कंपोनेंट की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है ना, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है ना, वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, ये चीज़ है और कुछ नहीं। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बिकम्स, ठीक है, तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो तीनों का प्रोडक्ट होगा, है ना, कैपिटल एफ वी एक्स वी वाई वी जेड। इसको ना इट इज़ बेटर टू राइट इट बाय स्मॉल एफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये तो था मेरे पास वी एक्स ये एफ वी वाई वी जेड, कंसिस्टेंसी के लिए ना ये स्मॉल एफ से लिखिए इसको। ठीक है, तीनों को जब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, ए क्यूब ई माइनस के बीटा वी स्क्वायर एक्स प्लस के वी स्क्वायर वाई प्लस के वी स्क्वायर जेड। ठीक है, समझ में आई बात। या मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब ई माइनस के बीटा वी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात। तो मर्जी है, आप कैपिटल एफ से भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो कैपिटल एफ से यदि यहाँ पे लिखेंगे तो फिर यहाँ पे हमें एफ की जगह कोई और चीज़ फंक्शन मानना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे जे ले सकते हैं, कुछ और चीज़ आप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो राइट के मुझसे ध्यान नहीं रहा, मेरे को कोई और फंक्शन लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये छोटा मोटा चीज़ है, जस्ट इग्नोर दैट। डिटरमाइनिंग द कांस्टेंट ए एंड बी, अब हम ए और बी बीटा जो कांस्टेंट है उनको डिटरमाइन करेंगे। तो लेट अस सी फाइंड ए, हम सबसे पहले ए निकालेंगे। अब देखो, द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन स्टेट्स दैट द इंटीग्रल ओवर ऑल वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ओवर ऑल वी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। मैंने जैसे बताया भी था आपको कि वी एफ एक्स वी एक्स ये जो है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ठीक है, अब मैं पूरी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आनी चाहिए, 1। समझ में, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मैंने ले लिया। ठीक है, ये डी वी एक्स, समझ में आई बात। तो ओवरऑल सारा प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो एफ ये हमने नए निकाला था, तो हमारे पास कितना है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी एफ एक्स हमारे पास आया था ए माइनस के बीटा वी स्क्वायर एक्स डी वी एक्स इज इक्वल टू 1। ए हमने बाहर ले लिया। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। और इंटू में 2 में 0 टू इन्फिनिटी ले लेता हूँ। देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले आएगी इसी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, और माइनस वी एक्स है ना, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू जा सकता है, डायरेक्शन भी मैंने लिया। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड 0 टू इन्फाइनाइट हो सकता है। समझ में, मैग्नीट्यूड तो 0 टू इन्फाइनाइट होगा, डायरेक्शन की यदि मैं बात करूँ और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में लिया है। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये मेरे पास ई माइनस के बीटा वी स्क्वायर डी वी एक्स इज इक्वल टू 1 ये आ गया।
तो हम गॉस इंटीग्रल का यदि इस्तेमाल करें, आप सीधा भी लिख सकते थे यहाँ से ताकि मेरे पास ए का वैल्यू आ जाए। तो मैं आपको जनरल फॉर्म बताता हूँ बीटा इंटीग्रल की। तो बीटा इंटीग्रल में क्या होता है, जैसे 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, और मेरे पास सपोज एक्स स्क्वायर ई माइनस के ए ये सॉरी यहाँ पर एक्स की पावर n है यदि, ठीक है ना, स्क्वायर डी एक्स, यदि ये है तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आती है, देखो 1/2, और ये जो कांस्टेंट है ना मेरे पास यहाँ पे a, ठीक है, ये n की पावर n + 1/2 आएगा, और ये बीटा इंटीग्रल जो होता है सिंबल हो गया ये n+1/, तो ये होता है, ये जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल करूँ, अब देखो यहाँ पे v x की जगह यहाँ पे v स्क्वायर है ना, तो ये तो 0 हो गया, तो मैं यहाँ सिंपली 1/v की पावर हो तो 0 हो जाएगी। तो ये मेरे पास बीटा कांस्टेंट है, यहाँ पे 1/2 आएगा, ये बीटा dvx, और ये मेरे पास 1, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, √π, देखो 2 से 2 कट गया, समझ में आया, ठीक है। तो ये मेरे पास √π होता है, तो ये √π मेरे पास आ गया, है ना, और ये मेरे पास √β है, ये मेरे पास a है = 1। तो देखो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान रखना, a की वैल्यू √β/π, ठीक है। सेकंड हम निकालना है बीटा, ठीक है। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम का इस्तेमाल हम करेंगे। क्यों इक्विपार्टीशन थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होती है, 1/2 kT। तो एक्स डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो जो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी होगी, 1/2 kT, समझ में आया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो देखो 1/2 से कट जाएगा सिंपली, मतलब कॉन्स्टेंट चीज़ मैंने बाहर लिखी है, तो मैं इसको kBT/, में सिंपली m लिख सकता हूँ, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। अब v स्क्वायर का एवरेज लेना है, ठीक है, तो मेरे को -∞ to ∞ लिया, ठीक है, v स्क्वायर का क्या लेना है, एवरेज। तो देखो v²x, ठीक है, f(x) dvx = kBT/, में ये मैंने एवरेज ले लिया, समझ में आया, ठीक है। अब देखो तो इवन फंक्शन है, तो मैं 2 × में 0 to ∞ कर सकता हूँ v²x, और फंक्शन को जब मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे a आएगा e - β, और ये हमारे पास v²x dvx = kBT/, में, समझ में आई चीज़ें। a की वैल्यू हमने निकाली है, a की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है, β/, पाई, मैंने a की वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब देखो मैं बीटा इंटीग्रल यहाँ पे यदि लगाऊँ तो देखो 1/2 कॉन्स्टेंट बीटा, यहाँ पे 2 है तो 3/2, एक जोड़ के हाफ करेंगे, ऐसा ही मेरे पास यहाँ पे आएगा ये 3/2, ठीक है, kBT/, में m। कोई डाउट। अब देखो 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अब मेरे पास देखो √β ऊपर है, बीटा 3/2 मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो सिंपली ये मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे नीचे √π, है ना, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा, क्योंकि √β से √β कट जाएगा ना, और 3/2 है, तो ये मेरे पास ये गामा 3/2 क्या होता है, 1/2 √π। आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा ये चीज़ें, ठीक है। और ये मेरे पास कितना आ गया, kBT/, में m। देखो √π से √π कट गया, ठीक है। तो ये मेरे पास 1/2 बीटा बचा है यहाँ पे एक्चुअली में, है ना, तो मैं बीटा यहाँ से निकाल सकता हूँ m2 kBT, ये मेरे पास बीटा आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो बीटा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ मास एंड टेम्परेचर। ए में ही निकाल सकता हूँ, ए मेरे पास क्या था, β/, पाई था ना, तो मेरे पास है m/, 2π kBT। तो दोनों कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो मेरे पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है मैं आसानी से लिख सकता हूँ अब, ठीक है। अब देखो ए और बीटा की वैल्यू लिखो, तो मैं पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करूँ तो एक कंपोनेंट लिखूंगा, तो मेरे पास यही तो आया था, a - β v²x, यही तो था। तो देखो a का वैल्यू मैंने ये लिखा, ठीक है, और बीटा का वैल्यू लिख दिया m/, 2 kBT, समझ में आया। सिमिलरली y और z कंपोनेंट भी हमने लिख दिया ऐसे ही। अब तीनों का यदि मैं प्रोडक्ट करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग 3 1 डायमेंशनल, ये तीनों के तीनों 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करने पर ही तो मुझे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ये पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए है। अब देखो जब तीनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो वैसे मेरे पास था क्या, जब हमने कॉन्स्टेंट के टर्म्स में लिखा था, कॉन्स्टेंट के टर्म्स में हमारे पास ये था, ठीक है, v²x, ये हम जनरली इसको यही था, है ना, v², समझ में आई चीज़ें। तो कुछ नहीं करना, ए का वैल्यू रखा है, आप देख सकते हो, है ना, ए का वैल्यू √m/, में 2π kBT, तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ये सिंपली मेरे पास ये आ गया, ठीक है। ये मेरे पास mv² है ये, ठीक है, समझ में आई चीज़ें।
कोई डाउट है? तो ये काफ़ी सिंपल है और आप याद भी रख सकते हो इसको, है ना, बहुत कुछ टिपिकल नहीं है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफ़ी बुक्स में आपको स्मॉल एफ से लिखा मिलेगा, वी एक्स वी वाई वी जेड इज इक्वल टू एम अपॉन में 2 पाई के बी टी 3 अपॉन में 2 एक्सपोनेंशियल, ठीक है, माइनस के एम 2 के बी टी वी स्क्वायर। ये है मेरे पास सिंपली। कोई डाउट है? ठीक है, समझ में आई बात? ये लिखा हुआ है ना, इसको बस वी स्क्वायर लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, क्यों बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम अभी जानेंगे। समझ में? क्यों? देखो हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखो हमने देखा था कि स्मॉल स्पेस में ना, ठीक है ना, यहाँ पे ये मैंने स्मॉल क्यूब लिया था, ठीक है, इसका वॉल्यूम वेलोसिटी स्पेस में कितना होगा? डी क्यूब वी, है ना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? एन, है ना। और इस स्पेस में कितने पार्टिकल्स ले लिया मैंने? D3n। समझ में आया? तो इस स्पेस में कितने पार्टिकल्स हैं? सिर्फ इसमें स्मॉल एलिमेंट में D3n, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो ये तो मुझे मिल गया प्रोबेबिलिटी। क्या मिला है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एफ वी एक्स वी वाई वी जेड। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है? और ये मेरे पास डी क्यूब वी ये है ना। तो ये क्या? टोटल प्रोबेबिलिटी है मेरे पास। ये टोटल प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल आ गई। और मैं इसी का यदि क्या कर देता हूँ? इंटीग्रेशन करता हूँ। यही तो इसी का मुझे इंटीग्रेशन करने पर ही तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। समझ में आया? क्या मिलेगी? टोटल प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, समझ में आई चीज़ें? अब देखो ये वॉल्यूम ही तो है। अब मैं इसको डिवाइड करने पे तो पूरा मेरे को एफ ही मिलेगा, तो इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी डेंस, देखो पूरा प्रोबेबिलिटी है। अब वॉल्यूम से डिवाइड करने पर क्या मिलता है? जैसे मास को वॉल्यूम पे डिवाइड करने पर डेंसिटी मिलता है, जिसको मास डेंसिटी बोलते हैं। इस प्रोबेबिलिटी को वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यही तो मिलेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इस फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं, या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी डेटा मॉलिक्यूल हैज अ वेलोसिटी बिटवीन वी एंड वी प्लस डी वी इज गिवन बाय। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, तो ये मैंने इसका वैल्यू लिखा है सिर्फ यहाँ पर, ये वैल्यू लिखा है, ये डी क्यू वी हुआ। ठीक है, कोई डाउट है? अब ये वॉल्यूम एलिमेंट से डिवाइड कर दूंगा, यही तो बचेगा, ये फंक्शन बचेगा। ये क्या है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ठीक है, समझ में आई बात? कोई डाउट है? ये क्या है? रिप्रेजेंट, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा। और खाली फंक्शन की बात करूँ, सिर्फ प्रोबेबिलिटी, है ना। तो हमें क्या देख रहे हैं? जो प्रोबेबिलिटी जो है मोलिकुलर वेलोसिटी की, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है ना। समझ में आई बात? देखो ये तो है माइनस के बीटा वी स्क्वायर, ये तो एक्सपोनेंशियली क्या कर रही है? डिक्रीज। बीटा इज अ कांस्टेंट और वी स्क्वायर से, है ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद वी स्क्वायर। ठीक है, और डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिफ्लेक्टिंग द आइसोट्रोपी ऑफ द वेलोसिटी स्पेस। मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ध्यान रखना। और किस किस पर डिपेंड करता है? मास पर और टेम्परेचर पर, है ना, मास पर और टेम्परेचर पर। अलग अलग बॉडी पार्टिकल का, अलग अलग गैस का मास मॉलिक्यूल का अलग अलग होगा, ठीक है ना, तो उस पर भी निर्भर करता है। बात करते हैं हम नंबर डेंसिटी की। तो देखो नंबर डेंसिटी मैंने बताया, तो दिस स्मॉल एलिमेंट, है ना, इन वेक्टर स्पेस, वेलोसिटी वेक्टर स्पेस, हाउ मच मॉलिक्यूल इट हैज? dn मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड इट अपॉन वेलोसिटी। ठीक है ना, समझ में? इसका वेलोसिटी, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने? इतने। इसका वॉल्यूम कितना? ये। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही, मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम ही तो नंबर डेंसिटी देता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। और ये किसके इक्वल होता है? ये। ठीक है, और यही हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये है। तो देखो ये एन, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने लिखा है। ठीक है, या कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में बात करें तो कॉन्स्टेंट के टर्म्स में भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि 4 ऑप्शन देता है, पूछता है नंबर डेंसिटी बताओ या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। ये देखो ए क्यूब हो गया, ठीक है, और ये एम अपॉन में 2 के बी टी क्या होता है? बीटा होता है। समझ में आ जाइए? ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा है। ठीक है, समझ में आई बात? हम इसको ग्राफ के जरिए भी देख सकते हैं, है ना। अब देखो ये टर्म क्या है? अब मैं यदि वी की वैल्यू 0 ले लूँ तो मेरे पास डेंसिटी में क्या बचेगा? एन ए क्यू भी तो बचेगा। तो वेलोसिटी 0 पे ये वैल्यू आ गई है ना। अब जैसे जैसे मेरे पास वी की वैल्यू बढ़ेगी तो ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये देखो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? ये बीटा वी स्क्वायर के टर्म्स में लिया, यानी ये ग्राफ जो प्लॉट किया गया है ना, ये ऐसे प्लॉट किया गया है, एन ए क्यू, है ना, माइनस के एक्स, ये ले लिया ये। ठीक है, एक्स के बीच में और डेंसिटी के बीच में, इसको एक्स मान लिया पूरे को, है ना। ये टू द पावर माइनस एक्स हो गया ना। अब ये एक्स एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।